अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जाएंगे तो बहुत सारी नीतियां हैं, ठीक है। इकोनॉमी में जाएं तो एक जैसे मौद्रिक नीति है, विदेशी व्यापार नीति है, पहले जिसको एक्जिम पॉलिसी के नाम से जारी किया जाता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। इस बार से 2015 से 2020 के लिए विदेश व्यापार नीति के नाम से, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के नाम से सरकार ने व्यापार नीति जारी किया। एक्जिम नीति जिसको EXIM के नाम से जाना जाता था, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, उसको छोड़ दिया और विदेश व्यापार नीति 2015-2020। तो आर्थिक दृष्टि से जाएंगे तो व्यापार नीति है, मौद्रिक नीति है RBI के द्वारा, उसी तरह से जाएंगे कृषि नीति भी है, उसी तरह से जाएंगे तो आपका इसमें औद्योगिक नीति भी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये सारे आर्थिक नीतियों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो नीति है, वो नीति राजकोषीय नीति है। और कहा जाता है कि राजकोषीय नीति सारे नीतियों का ओरिजिन है एक तरह से। इसमें इस बजटीय जो प्रावधान, राजकोषीय नीति का दस्तावेज बजट है, और इसमें सारे अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों से संबंधित इसमें प्रावधान किए जाते हैं। और उसमें जाएंगे तो जैसे एक टॉपिक है वित्तीय क्षेत्र सुधार, और वित्तीय क्षेत्र सुधार में RBI उसके कार्यों के संदर्भ में सुधार के प्रावधान किए गए हैं। RBI और उसके कार्यों के संदर्भ में जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, अ डीपर बॉन्ड मार्केट, अ ट्रेजरी बिल, नाउ ट्रेजरी बिल विल बी अवेलेबल फॉर परचेज थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, इस तरह के सारे प्रावधान उसमें किए गए हैं। तो बजट मौद्रिक नीति का भी ओरिजिन है, मौद्रिक नीति से जुड़ी क्रियाओं को भी, से संबंधित क्रियाएं भी इसमें उल्लेख है। उस तरह से विदेश व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से औद्योगिक उद्योगों के और इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में कौन कौन से प्रावधान, ये सारे के सारे प्रावधान इसमें आपको बजटीय प्रावधानों में मिल जाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण, और निश्चित रूप से जैसे मौद्रिक नीति है तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो हर 2 महीने पे चेंज होता है, 2 महीने पे संशोधित किया जा सकता है उसको, इसलिए उतनी ज़्यादा उत्सुकता नहीं होती है जितनी ज़्यादा उत्सुकता बजट को लेकर के होती है। बजट निर्माण की प्रक्रिया आपके सिलेबस का पार्ट है। बजट प्रस्तुत करना और प्रस्तुत करने के बाद उसको पारित करना, उसको लागू करना, ये सब आपके सिलेबस का पार्ट है। और निश्चित रूप से हर क्षेत्र के द्वारा इसका इंतजार किया जाता है। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी इसका इंतजार करता हूँ इकोनॉमिक्स के टीचर के रूप में, और आप भी इंतजार करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इकोनॉमिक्स प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए उपयोगी है। और यहाँ पे जब आप प्रीलिम्स का पेपर देने जाएंगे तो IAS प्रीलिम्स का पेपर हमेशा ओरिजिनल बनता है, कहीं से कॉपी करके क्वेश्चन उसमें नहीं उठाए जाते हैं। उम्मीद की जाती है कि जो ओरिजिनल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ से तथ्य लेकर के प्रश्नों को बनाया जाए और वो प्रश्न पूछे जाए। मैंने क्वेश्चन मस्ट बी ओरिजिनल इन नेचर, इट शुड नॉट बी कॉपीड फ्रॉम समवेयर। ये उसमें गाइडलाइंस होता है क्वेश्चन बनाने की प्रक्रिया में, और इसलिए देखेंगे कि UPSC के प्रश्नों में गलती की संभावनाएं कम होती हैं। ठीक है, तो उसमें जाए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो यहाँ पे इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और उस इम्पोर्टेंस को अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो निश्चित रूप से उसमें आता है कि बजट की उपयोगिता के लिए जो प्री कंडीशन है, वो प्री कंडीशन है कि आपके पास आपके सिलेबस की जानकारी हो। UPSC ने या राज्य लोक सेवा आयोगों ने जो पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया हुआ है, पाठ्यक्रम दिया हुआ है इस एग्ज़ाम के लिए, उसके टॉपिक्स आपको पता हो और टॉपिक्स का कंटेंट भी आपके पास हो। क्योंकि जब मौद्रिक नीति और उसमें सुधार जब एक टॉपिक करने जाएंगे तो यहाँ से बजट 2016-17 से एक पूरा पैरा उठ के जाएगा। RBI अधिनियम 1934 में संशोधन प्रस्तावित है, और इस संशोधन के माध्यम से, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, मौद्रिक नीति समिति के गठन का प्रावधान किया जाएगा। उसके अलावा और जो भी आप ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले टॉपिक में जा रहे हैं तो आपके पास पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग का ड्राफ्ट होना चाहिए, कंटेंट का ड्राफ्ट होना चाहिए। वहाँ जा कर के जुड़ जाएगा कि बजट 2016-17 में ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं। उसी तरह से जाते हैं तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना में बिजली है, आधारभूत संरचना में रोड है, रेल है, पोर्ट है, नागर विमानन का क्षेत्र है, ये सारे क्षेत्र हैं।
यहाँ से प्रोविज़न जा कर के वहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, जैसे बिजली वाले में जाएंगे तो बिजली वाले में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविज़न उन्होंने इस बार करी है कि हर साल इस इस वित्तीय वर्ष से हर साल नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए हर साल 3000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान सरकार द्वारा किया जाएगा, और ये हर साल किया जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? भारत में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र की शुरुआत 1969 से है, 1969 से है। 1969 में सबसे पहले अमेरिका से रिएक्टर खरीद करके तारापुर में लगाया गया था, तब से उसकी शुरुआत हुई, और आज की डेट में केवल 5780 मेगावाट नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की क्षमता विकसित की जा पाई। जबकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में जाएंगे तो इनकी शुरुआत 1982 से है, और आज की डेट में करीब 35,000 मेगावाट से अधिक विद्युत का उत्पादन वहाँ पे हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के विकास में दो प्रमुख बाधाएं रही है। एक बाधा पूंजी के उपलब्ध होने की, और दूसरी प्रमुख बाधा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का अभाव। अब ये जाकर के दोनों समस्याएं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित हो गया है आपको 1, 2, 3 समझौता और परवर्ती समझौते के बाद इस बार के बजट से। तो ये क्या होगा? नाभिकीय ऊर्जा से जुड़ा जहां भी टॉपिक होगा वहां पे ये पैरा उठ के जाएगा कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों के विकास में पूंजी की समस्या के समाधान के लिए बजट 2016-17 में प्रत्येक वर्ष 3000 करोड़ रुपया बजटीय सहायता देने का निर्णय किया गया है। तो इसके लिए क्या जरूरी है? आपके पास नाभिकीय ऊर्जा का पूरा ड्राफ्ट अगर है तो उसमें ये जाकर के जुड़ जाएगा, और एग्जामिनर को ये लिखा हुआ देख करके अच्छा लगेगा। आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, वहाँ पे अगर कुछ इस तरह की बातें आप बोलते हैं, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो उसी तरह से और भी कई सारे, जैसे इसमें जाएंगे रोड को लेकर के, रेलवे को लेकर के, या उसी में नागर विमानन को लेकर के जो भी प्रावधान बजट में है वो अपने अपने टॉपिक में जाकर के जुड़ जाएंगे। ग्रामीण विकास के संदर्भ में जाके जुड़ जाएगा, कृषि विकास के संदर्भ में जुड़ जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट एक डिक्लेरेशन इस बजट में है, किसानों के कहा जाए कि उनके जो योगदान है, अब ना उनके योगदान है उसको सरकार ने पहचाना है, और पहचान करके क्या स्लोगन एक दिया है कि किसानों ने भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करी। अब ये सरकार की जिम्मेवारी है कि वो उनको आय सुरक्षा सुनिश्चित करे, और 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का निर्णय किया गया है। तो ये दोगुना करने का निर्णय है, तो ये किसानों के प्रति सरकार की प्रो फार्मर पॉलिसी है या इसका कोई लार्जर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है? तो कहा जाता है कि इसका लार्जर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार अभी तक उद्योग, सेवा और शहर, अब उसके आधार को और गहराई तक ले जाने की प्रक्रिया में कृषि और गांव से, चूँकि 68% लोग गाँव में रहते हैं, और इनको एक कंज्यूमर, एक डिफाइंड परिभाषित इनको उपभोक्ता अगर बना दिया जाए और ये बाई करने लगे हैं, तो फिर आपको विदेशी बाज़ारों पर आपकी निर्भरता कम हो जाएंगी। और ये कृषि और गांव, ये अगर आपको सहयोग कर दिया तो आपके लिए 7-8% जीडीपी ग्रोथ हासिल करना या मेंटेन रखना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। और इनको अगर माइनस कर दें तब आपके लिए, अब ग्लोबल परिस्थितियाँ भी नकारात्मक है, तब आपके लिए 7%, 8% जीडीपी ग्रोथ हासिल करना आसान नहीं रह जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट ने जो इस बार के बजट में, चूँकि आपने भी न्यूज़ में सुना होगा कि सरकार ने इस बार के बजट में किसानों पर, ठीक है, कृषि पर काफ़ी बल दिया है। ये किसान और कृषि पर बल देने का जो मुख्य कारण है, उसके पीछे एक लार्जर डिक्लेरेशन है, और उस डिक्लेरेशन में है कि वैश्विक नकारात्मक परिस्थितियों को देखते हुए, ठीक है, घरेलू बाजार को मजबूत रखा जाए। और उस घरेलू बाजार को मजबूत रखने की प्रक्रिया में सरकार ने एक इसको कहा जाए दूरदृष्टता दिखाई है, और फिर इसके इकोनॉमी के बेस को कृषि तक ले जाना और इकोनॉमी के बेस को किसानों तक ले जाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में देखो बजट का इंपॉर्टेंस क्या हो गया। तो आपके पास एक टॉपिक की जानकारी होनी चाहिए, चाहे प्री मेंस दोनों का। उसके ऊपर ये इकोनॉमिक सर्वे रखा जाता है। आर्थिक समीक्षा 2015-16 आर्थिक समीक्षा, देखो हमारा पिरामिड जो है, पिरामिड में आर्थिक समीक्षा 2 नंबर का साइज छोटा है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में कोई परिभाषा नहीं दिया जाता है, कारण नहीं दिया जाता है। ठीक है, उसमें आपके कंटेंट, आपके नोट्स की जो सारे आयाम पूरे नहीं किए जाते हैं। क्या लिखा जाता है? केवल उसका अपडेटेड पार्ट, अभी तक 2015-16 तक जो कुछ भी हुआ है वो उससे दे देंगे, और आपका नोट्स 2015-16 तक अपडेट हो जाएगा। ठीक है, 28 फरवरी या फरवरी तक अपडेट हो जाएगा आपका नोट्स।
इसके ऊपर इससे भी छोटा एक डॉक्यूमेंट्स है जिसको कहा जाता है बजट, और इसको डाल देंगे तो नहीं कहा जाता है कि सब्जी टेस्टी नहीं है, और कहा जाता है कि सब्जी टेस्टी है। तो आंसर के साथ भी होता है कि आंसर टेस्टी नहीं है। वो जो लेकिन टेस्ट होता है वो आंसर का बॉडी नहीं होता है, वो कुछ पार्ट होता है, 10-5% पार्ट होता है। बजट क्या करेगा, आपको उस आपके आंसर का जो 10% जो उसको टेस्टी बनाएगा, जिसको कि एग्जामिनर देख करके इम्प्रेस होगा। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और इंटरव्यू में आपसे कोई कंटेंट पे डिस्कशन होने लगा, ठीक है, गरीबों की स्वास्थ्य, गरीबों की शिक्षा, या उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशन स्किल और एम्प्लॉयमेंट को लेकर के कोई क्वेश्चन आपसे उठा और उसमें आप बजट 2016-17 का रेफरेंस अगर लेते हैं तो इंटरव्यूअर को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या करेगा, आपका जो सिलेबस है उसको 2016-17 के लिए प्रेडिक्ट कर देगा। आपके पास क्लास नोट्स है, उसके ऊपर इकोनॉमिक सर्वे को डाल करके आपने उसको एक 2016 तक अपडेट कर लिया, 2016 के फरवरी तक अपडेट कर लिया, और उसके ऊपर बजट को डाल करके आपने उसको भविष्यकाल के लिए उसको आशावादी बना दिया, सकारात्मक बना दिया। सरकार द्वारा बीमा क्षेत्र, किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अन्य सभी बीमा योजनाओं के विकल्प के रूप में लागू किया जाएगा, और उसके लिए ये बजट ये प्रावधान किया गया है। किसानों की आय सुनिश्चित करने के लिए निश्चित रूप से जो वो उत्पादन कर रहे हैं उनको बाजार तक पहुंचाना होगा, ठीक है। और उसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पशुओं के संदर्भ में भी और फसलों के अनाजों के संदर्भ में भी एक ई प्लेटफॉर्म की बात इन्होंने करी है, ठीक है। पशुओं के लिए जैसे पशुपालन की अर्थव्यवस्था पे मेंस में इस बार क्वेश्चन आया था, और योजनाएं थी उसमें, लास्ट में ये भी लिखना था कि पशुपालन में सुधार के लिए योजनाओं की चर्चा करें, कौन कौन सी योजनाएं सरकार द्वारा लागू की जा रही हैं। कई सारी योजनाएं थी, गोकुल मिशन था, राष्ट्रीय NLM राष्ट्रीय लाइव स्टॉक मिशन था, उसी राष्ट्रीय प्रजनन केंद्र वाला था, RK राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में प्रोविजंस थे। उसी तरह से विभिन्न प्रकार के कल्चर जैसे पिंक रिवोल्यूशन, एपी कल्चर, सेरी कल्चर, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें थी, सबको उसमें लिखना था। इस बार के बजट में इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पशुपालन के लिए 4 पॉइंट बना दिया। पॉइंट नंबर 1 ये उपाय, पॉइंट नंबर 2 ये उपाय, पॉइंट नंबर 3 ये उपाय, इस तरह से बना दिया। अब हमारा काम क्या हो गया, इसलिए हमने इस बार जो बजट देखा, हमने इंग्लिश मीडियम में चूंकि बजट पूरा कर दिया, कल ही बजट शाम को पूरा करा दिया था इंग्लिश मीडियम में। इस बजट को हमने देखा हमारे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से और पढ़ने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न चुनौतियां और उनके लिए उपाय एकदम साफ साफ दिया हुआ है, और साफ साफ दिए जाने से टीचर के काम आसान हो जाते हैं, पढ़ने वालों के काम भी आसान हो जाता है, एग्जाम हॉल तक कंटेंट को कैरी करना उनके लिए सरल हो जाता है। और उसी पशुपालन की अर्थव्यवस्था में इन्होंने अपना प्रोविज़न ले लिया। अब जैसे स्नैपडील है, बड़े इंजॉय करते थे सब लोग स्नैपडील पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, आने वाले दिनों में पशुओं का भी .com होगा, और पूरे देश स्तर पे जो पशु हैं, पशु विक्रेता हैं, वो अपने पशुओं को उस पर उसका फोटो डालेंगे, ठीक है। और फोटो डाल के क्या होगा, अब उसमें गाय का, घोड़े का, भैंस का, और उसमें भी सारा ब्रीड होगा। बेचने वाला भी अपना पंजीकरण करा लेगा, और खरीदने वाला भी वहाँ जा कर के, आप चाहें घोड़े को दौड़ाना तो उस पर दौड़ने वाला भी प्रोविज़न, क्योंकि होता है ना जब किसी चीज़ को आप उस पर क्लिक करते हैं तो उसके सारे फीचर नीचे में आते हैं, और उसका फोटो भी आते रहता है। जब शर्ट है तो शर्ट का फ्रंट साइज आता है, फिर बैक साइड, जैसे जूता है तो जूते का वाले फ्रंट आता है, जूते का फिर बैक आता है, जूते का फिर ये उलट पलट के सब आते रहता है। तो पशु भी उलट पलट के, ठीक है। अब इसमें सोच के देखो, जब पशुओं के लिए ई प्लेटफॉर्म डेवलप हो जाएगा तो जो पशुपालक हैं, राष्ट्रीय स्तर पे जो पशुपालक हैं, घोड़े हैं, गाय भैंस, जो भी बेचने वाले लोग हैं, उनके लिए अपने पशुओं को बेचने का एक क्षेत्रीय ई हाट, उसका नाम दिया हुआ है, ई हाट, ठीक है। उसको जो दिया हुआ है, अपने पशुओं को बेचने के लिए जो अपने 10-20 किलोमीटर के दायरे में जो बेचना उनकी मजबूरी होती थी, अब वो उसका दायरा बड़ा हो जाएगा और उन पशुओं को, और इससे तो अब इसमें ये भी प्रोविज़न उन्होंने लाया हुआ है। और निश्चित रूप से पशुपालकों को उनके पशु के बेचने के लिए अगर बड़ा व्यापक दायरा मिल जाएगा तो उनको उनके पशु का पहले की तुलना में ज़्यादा सकारात्मक मूल्य मिल जाएगा। और ये मूल्य किस काम आएगा, ये मूल्य निश्चित रूप से किसानों की आय को डबल करने का जो प्रोविज़न रखा हुआ है 2022 तक, वो प्रोविज़न
वो टारगेट इनका अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अनाजों के लिए भी, जैसे पहले क्या होता था, एफसीआई और उसके जो एजेंसीज थे वो जाकर के मंडियों से अनाज खरीदते थे, मंडियों से अनाज खरीदते थे। अब के डेट में ई प्लेटफॉर्म होगा मंडी अनाज का, किसान पंजीकरण करा करके और वहीं से एफसीआई के और उसके एजेंसियों द्वारा अनाज खरीद लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा प्रोविजन, तो ये इंटरेस्टिंग प्रोविजन है। और ये आपके लिए किस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पास कृषि उत्पादों का व्यापार एक टॉपिक है आपका। एग्रीकल्चर एक ऐसा टॉपिक है आईएएस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें कि एक टॉपिक से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बार में 5 क्वेश्चन पूछा गया था जब नया सिलेबस आया था, तो उसके बाद से 2 बार से 4-4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एग्रीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके जो सिलेबस हैं, सिलेबस को अगर क्लासीफाई हम लोग जैसे क्लास में करते हैं, उत्पादन से जुड़े मुद्दे, उसके व्यापार से जुड़े मुद्दे और उपभोग से जुड़े मुद्दे। तो एक जो पीडीएस है या खाद्य सुरक्षा है, उपभोग वाले में चला जाता है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य या कमोडिटी एक्सचेंज या एपीएमसी एक्ट और उससे जुड़े हुए शांता कुमार कमेटी का रिकमेंडेशन, ये सारी बातें व्यापार वाले में रह जाता है। और द्वितीय चरण की हरित क्रांति, ऑर्गेनिक फार्मिंग, फसल बीमा योजना, ई टेक्नोलॉजी एड टू फार्मर, या फिर उसी में टेक्नोलॉजी नेशनल मिशन फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी NMAET करके, तो ये सारा का सारा उत्पादन में चला जाता है। और इस तरीके से जब सिलेबस हम लोग बनाते हैं तो सिलेबस हमारे सामने खुल गया, कंटेंट आ गया, और वहाँ कंटेंट जा करके ये बजट उसमें जा करके लास्ट पैरा के रूप में चिपक जाएगा वहाँ, और चिपक जाएगा तब जा करके आपका नोट्स अपडेट हो जाएगा। और आपको आंसर लिखने में जब अगर पशुपालन या व्यापार के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सा कृषि एग्रीकल्चर क्रेडिट, अभी पिछले साल 8.5 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर क्रेडिट का टारगेट था, अचीव हुआ है इस बार, और उसको बढ़ा करके इस बार ऑल टाइम हाई उसको 9 लाख करोड़ रुपए उन्होंने किया हुआ है। 9 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो ये कहाँ जाके जुड़ेगा, हमारे पास कृषि साख का एक टॉपिक है, उस कृषि साख के टॉपिक में हम लोग कराते हैं उसको उपयोग के अनुसार 3 भागों में, अल्पकालिक, मध्यकालिक, दीर्घकालिक। पिछले दिनों में कृषि साख में दीर्घकालिक कर्ज की उपलब्धता कम हुई थी। पिछले बार से दीर्घकालिक कर्ज उपलब्ध कराने की भी सरकार ने तेजी लाई है, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड से मैक्सिमम जो कर्ज का लिमिट है वो 1 साल है। किसान क्रेडिट कार्ड में आप यूज करते हैं 1 साल में कोई बैलेंस नहीं रहना चाहिए, किसान क्रेडिट कार्ड के साथ कंडीशन है ये। बाकी फसल जो कर्ज है 3 साल के लिए होता है। ठीक है, इसी तरह से सब अल्पकालिक और मध्यकालिक था, दीर्घकालिक कर्ज सरकार नहीं देती थी। पिछले साल से सरकार ने कोशिश किया हुआ है। तो जो कृषि साख वाला टॉपिक है उसमें ये पैरा जा करके जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा तो आपका नोट्स उपयोगी हो जाएगा। तो आपको समझना चाहिए कि बजट आपके लिए काम चलाऊ चीज़ नहीं है, बजट आपके लिए अनिवार्य है। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में जा रहे हैं या आप मुख्य परीक्षा में जा रहे हैं, आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो इसको सिंसियरली पढ़ने की जरूरत है। लेकिन फिर वही बात है, इसके लिए प्री कंडीशन है कि पहले इकोनॉमिक्स के सिलेबस की जानकारी आपको हो। ये माने अंतिम कंटेंट नहीं है, ये सहायक कंटेंट है ये। ठीक है, इसको कभी बजट को कभी संपूर्ण कंटेंट बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें जाएं तो जैसे बजट की जो बजट दस्तावेज है, बजट दस्तावेज काफ़ी बड़ा होता है। अनुच्छेद 112 के अनुसार बजट दस्तावेज काफ़ी बड़ा है। ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होता है वो मेन फोकस जो वित्त मंत्री के द्वारा जो स्पीच दिया जाता है, बजट पर जो पार्लियामेंट में भाषण दिया जाता है, वही हमारा मुख्य केंद्र होता है। उसके अलावा जो सहायक बातें हैं वो सहायक बातें क्लास में फिर चलती हैं। बजट निर्माण की प्रक्रिया, उसमें कौन कौन से उसमें टेक्निकल वर्ड आते हैं, ये सब वहाँ पे चला जाता है। और हम भी इस क्लास में निश्चित रूप से वहीं पर मुख्य रूप से फोकस रहेंगे। ठीक है, 3 दिन की क्लास है, 3 दिन इसको कंटिन्यू करेंगे। 3 दिन में जाके पूरा हो पाएगा, उससे पहले नहीं पूरा होगा। जरूरत एक दिन बढ़ जाता है, कम होने का तो प्रश्न ही नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल अच्छी बातें करने से हमारा काम नहीं हो पाएगा। एक होता है ना कि हर एरिया की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम कर लें, उससे नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम एग्रीकल्चर पे जा रहे हैं तो वो कम से कम आधा घंटा 45 मिनट एक सेक्शन लेगा। और यहाँ पे बजट में जाएंगे तो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, और उसके बाद एक मेन स्लोगन इन्होंने बनाया है, मेन जो टारगेट रखा है 2016-17 के लिए, ट्रांसफॉर्म इंडिया। और ट्रांसफॉर्म इंडिया को 9 उसके पिलर्स हैं, और 9 पिलर्स हमारे इकोनॉमिक्स के सिलेबस का, इकोनॉमिक्स और सोशल इशूज़ के सिलेबस का के 9 टॉपिक का सपोर्टिव मटेरियल है। ठीक है, तो 9 के 9 टॉपिक वहाँ से उड़ जाएंगे और अपनी अपनी जगह पे जाके लग जाएंगे। जैसे टैक्स सुधार, टैक्स रिफॉर्म, कर सुधार एक पार्ट है, 9th पार्ट है। वो हमारे पास एक टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस का, और पब्लिक फाइनेंस में एक पार्ट होता है कर सुधार, वहाँ उठ के जाके लग जाएगा।
एक है 8 नंबर जो पिलर है वो है फिजिकल डिसिप्लिन, राजकोषीय अनुशासन। वहाँ पर भी हमारे सार्वजनिक वित्त वाले टॉपिक का कंटेंट है। उसके पहले जाएंगे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आप समझ रहे हैं आर्थिक विकास के लिए इसकी कितनी ज़्यादा उपयोगिता है, वहाँ जा कर के वो लग जाएगा। तो इस तरह से 9 जो पिलर्स बनाए हैं, ये 9 पिलर्स हमारे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए अच्छा हो जाता है। हम उसको एग्जाम हॉल तक आसानी से लेके जा सकते हैं और अपने नोट्स को भी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जाएंगे तो फर्स्ट जो बजट 2016-17 में जाएंगे तो यह एक सेंटेंस होता है, यह एक बजटीय, यह एक संवैधानिक दस्तावेज है। जो बजट है संवैधानिक दस्तावेज है और उसका बेस संविधान में है, उसका बेस किसी मंत्रिमंडलीय निर्णय में नहीं है। ठीक है, इससे संबंधित संविधान के विभिन्न अनुच्छेद इसके आधार हैं और वहाँ से इसको सपोर्ट मिलता है और उसके आधार पे ये जारी होता है। ठीक है, और उस रूप में जाएंगे तो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे एक लिख लीजिए कि बजट एक संवैधानिक दस्तावेज है, इसका उल्लेख एवं इसका संबंध, इसका उल्लेख एवं इसका संबंध विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों से है, जैसे अनुच्छेद 266 एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 266 2 दूसरा प्रावधान है, अनुच्छेद 267 तीसरा प्रावधान है। ठीक है, आप जानते हैं तीनों के तीनों सरकारी खजाने माने जाते हैं, पब्लिक एक्सचेकर है ये। वित्त मंत्री को खजाना मंत्री कहा जाता है और खजाने को विनियमित करने से संबंधित जो नीति है उसी नीति को राजकोषीय नीति कहा जाता है। यही बात है। तो ये खजाना भारत के संविधान में कहाँ पर है और फिर आता है कि इसका व्यवहारिक देखरेख कौन करता है। तो व्यवहारिक देखरेख के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसके द्वारा एजेंसी बैंकों की नियुक्ति की गई है आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार। यही बात है टोटल। तो उसमें जाएंगे तो यहाँ पर अनुच्छेद 266 संचित निधि, अनुच्छेद 200 लिखना नहीं है, ये आप अपने से होमवर्क में करेंगे, अभी सुन लीजिए इसको, बहुत है अनुच्छेद। अनुच्छेद 266 संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड। और इसकी परिभाषा क्या है? केंद्र सरकार को प्राप्त होने वाले सभी आय यहीं पर जमा होते हैं। सभी आय की बात कर रहा हूं, नो एक्सेप्शन। केंद्र सरकार को प्राप्त होने वाले सभी आय संचित निधि में जमा होते हैं। ठीक है। सेकंड क्या है? लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट। केंद्र सरकार को प्राप्त होने वाले वे पैसे इसमें जमा किए जाते हैं जो सरकार को प्राप्त तो होते हैं किंतु सरकार के होते नहीं हैं। और ऐसे पैसे के मामले में सरकार की भूमिका कस्टोडियन की होती है, रखवाले की होती है। जैसे कहीं कोई पार्टी का निर्णय किया गया कि चलो गोवा जाते हैं घूमने के लिए, क्लियर है। अब जाते हैं तो 10-12 लोग हैं, सबने 5-5 हज़ार रुपया, 10-10 हज़ार रुपया, 20-20 हज़ार रुपया एक फंड दे दिया, एक आदमी को उसमें अकाउंटेंट बना दिया, फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। ठीक है। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर, उस आदमी के पास पैसा आया जरूर लेकिन वो पैसा उस आदमी का है नहीं। ठीक है। उस पैसे के मामले में उस व्यक्ति की क्या भूमिका है? वो केवल रखवाले के रूप में है, जस्ट एज कस्टोडियन। उससे कभी भी वो पैसा ले लिया जाएगा, वो पैसा कभी भी वो जाकर के अपने बैंक खाते में जमा नहीं करेगा। तो ऐसे पैसे जो सरकार को प्राप्त होते हैं, और कौन से ऐसे पैसे हैं? तो नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, जो NIF जिसका गठन 2005 में किया गया था, विनिवेश से प्राप्त राशि को जमा करने के लिए, विनिवेश से प्राप्त राशि को जमा करने के लिए NIF बनाया गया था। 2007 से उसकी शुरुआत हुई। तो ये जो नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड है, या पेंशन फंड है, या मिलिट्री विडोवर्स फंड है, या रोड सेफ्टी फंड है, इसकी पूरी सूची दी गई है बजट के साथ। ठीक है। ये जितने कोष होते हैं ये सारे के सारे लोक लेखा से जुड़े होते हैं। ठीक है। और ये पैसे, इन पैसों के मामले में सरकार की भूमिका केवल रखवाले की है। पेंशन का पैसा इंप्लॉई का पैसा है, आपके पास है जरूर, वो एक दिन आपके पास से चला जाएगा। क्लियर है ये? तो उसमें ये 267 में आकस्मिक निधि है, कंटीजेंसी फंड है ये। और आकस्मिक निधि में क्या होता है? इसका कोई अपना इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, स्वतंत्र कोई आय का इसका स्रोत नहीं है।
संचित निधि से पैसा निकाल करके इसमें जमा किया जाता है। ठीक है, किस बात के लिए? जब पार्लियामेंट बैठक में, संसद बैठक में नहीं है और व्यय की कोई आकस्मिक आवश्यकता पैदा हो गई जिसके लिए संसद से अनुमति प्राप्त नहीं है, ऐसे पैसे को ठीक है, ऐसे खर्चे को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा क्या किया जाता है? संचित निधि से पैसा निकाल करके यहाँ जमा करा लिया जाता है। ठीक है, और उससे राष्ट्रपति की अनुमति से उससे निकाल करके खर्च किया जाएगा और जब संसद में बैठक में आएंगी तो उसकी बजटीय प्रक्रिया, उसकी जो संसदीय प्रक्रिया है वो पूरी की जाएंगी। क्लियर है ये? तो इसका कोई अपना इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है। आप समझ गए तीनों में कैसे पैसे आते हैं? तो पैसे आने की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? संचित निधि। अब इससे खर्च करना, तो खर्च करने में जाएंगे तो पहले वाले के लिए है कि बिना संसद की अनुमति के 1 रुपया भी यहाँ से खर्च नहीं हो सकता संचित निधि से। ठीक है, दूसरे वाले में क्या है? व्यय करने के लिए कोई संसदीय अनुमोदन आवश्यक नहीं है। और तीसरे वाले में क्या है? ठीक है, व्यय के बाद संसदीय अनुमोदन। व्यय के बाद का मतलब क्या हुआ? खर्च कर लिए, जो संबंधित मंत्री है वो उसको ला करके पार्लियामेंट के सामने ले आएगा और सामने ला करके फिर उसका कारण बताएगा और पार्लियामेंट द्वारा उसको अप्रूव किया जाएगा। और जैसे ही अप्रूव होगा इस संचित निधि से उतनी राशि निकाल करके इसमें जमा कर दी जाएगी और कंटीजेंसी फंड का जो पैसा है वो मेंटेन रह जाएगा। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हुआ? यहाँ पर प्री पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर्ड, नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर्ड, पोस्ट पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर्ड। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया? फिर संचित निधि। और यहाँ पर संचित निधि से व्यय के लिए जो संसदीय अनुमोदन की प्रक्रिया है उसी को बजटीय प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। और हर व्यय के लिए, हर मंत्रालय के लिए, हर विभाग के लिए सालों भर अनुमोदन पार्लियामेंट से मांगते रहे, इससे ज़्यादा अच्छा क्या है कि एक ही बार में सारे मंत्रालय विभागों से उनकी जो एस्टीमेट है, जो उनकी संभावित व्यय है, उसका विवरण उनसे मांग लिया जाए, बजट में उसको लिख दिया जाए और पार्लियामेंट के सामने रख करके उसको पास करा लिया जाए। और जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे पैसा वहाँ से निकाल के खर्च करेंगे। और इस बार जाएंगे तो ऐसे जो अनुमान है वो 19,78,060 करोड़ रुपया है। इस बार का जो टोटल डिमांड है गवर्नमेंट का वो 19,78,060 करोड़ रुपया है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 2 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है। ठीक है, और ये अधिक होना जरूरी है। व्यय कई बार व्यय बढ़ते हैं और उस बढ़े हुए व्यय को पूरा करने के लिए आपको कुल बजटीय डिमांड अधिक करने पड़ते हैं इस बार का। तो ये अप्रूवल इस बजट में आ जाता है। फिर आप पूछेंगे कई तो पूरे साल में कई ऐसे मौके आएंगे जब सरकार को और अधिक पैसे की जरूरत पड़ेगी, नए खर्चे की जरूरत पड़ेगी, तो उस समय सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा? उसके लिए अलग से संविधान में प्रावधान है और उन प्रावधानों का, उस तरह के व्यय का उल्लेख अनुच्छेद 115 में और अनुच्छेद 116 में है, किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से इस अनुच्छेद 266 से कौन सा अनुच्छेद जुड़ जाता है? एक अनुच्छेद जुड़ जाता है। ठीक है, 112, 110। ठीक है, अनुच्छेद 112 धन विधेयक है। धन विधेयक की परिभाषा कहाँ दी गई है? अनुच्छेद 110 में। 112 से ये चला जाता है अनुच्छेद 113। ठीक है, 113 से चला जाता है ये अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 114 में। और अनुच्छेद 114 से ये चला जाता है अनुच्छेद 111 में। ठीक है, अनुच्छेद 111 में। और इसके साथ साथ 2 और अनुच्छेद हैं, वो है आर्टिकल 116 और आर्टिकल 115। ये आगे पीछे लिख रहा हूं, उसका रीजन है, ऐसे नहीं लिख रहा हूं कि मुझे बाद में याद आया। ठीक है, ऐसा कोई बाद में याद आने वाली बात नहीं है, ये पहले ही हमको याद था। क्या है इसमें? अनुच्छेद 112 में देखो, अनुच्छेद 112 में बजट की परिभाषा दी गई है। जैसे नहीं कहा जाता है कि बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं किया हुआ है, पूरे संविधान में जाएंगे तो बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, बजट शब्द का कोई उल्लेख इसमें नहीं किया हुआ है।
हाँ, इसका जो डेफिनेशन लिखा हुआ है अनुच्छेद 112 में लिखा हुआ है, और वो क्या है? दो भाग, अनुच्छेद 112 दो भागों में बटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में अनुच्छेद 112 एक, यह एक वार्षिक वित्तीय विवरण है। इट्स ए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट। एक वार्षिक वित्तीय विवरण है जिसे राष्ट्रपति के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति नहीं प्रस्तुत करते हैं, कौन? उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके मंत्रिमंडल का कोई सदस्य, और उस कोई सदस्य का नाम है वित्त मंत्री, उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो अनुच्छेद 112 एक में परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 112 दो में जाएंगे तो वो दो भागों में बटा हुआ है, 2A और 2B। ए में ये जो दो अनुच्छेद 112 दो है वो व्यय का प्रकार, टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, और टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर दो भागों में बटा हुआ है, संचित निधि पर भारित व्यय और संचित निधि से किया जाने वाला व्यय। एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड एंड एक्सपेंडिचर मेड अप फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। और पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये अनुच्छेद 112 दो का ए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आईएएस प्री में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान पर भारित व्यय है या कौन सा संविधान पर भारित व्यय नहीं है। 1 2 3 4 5 दिया रहेगा, ठीक है, उसमें, और संविधान में उसकी सूची दी गई है। से किए जाने वाले का एक्सपेंडिचर मेड अप फ्रॉम का लिस्ट नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जितने मंत्रालय हैं, जितने विभाग हैं, जितनी योजनाएं हैं, सबका खर्चा एक्सपेंडिचर मेड अप फ्रॉम में आता है। और एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन में राष्ट्रपति की सैलरी, जज, जितने, उसको संवैधानिक व्यय भी कहा जाता है। ये जो अनुच्छेद 112 दो का ए है उसको संवैधानिक व्यय भी कहा जाता है, और उसकी सूची दी गई है संविधान में। ठीक है, आप अपने से जोड़ नहीं सकते, अपने से घटा नहीं सकते। दूसरा वाला जो पार्ट है उसमें जोड़ भी सकते हैं, उसमें घटा भी सकते हैं। आप मनरेगा का पैसा बढ़ा सकते हैं, मनरेगा का पैसा घटा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा अनुच्छेद 112 का। अब 112 में जो विवरण है वो अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक होता है। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा उसको धन विधेयक के रूप में मार्क कर दिया जाता है। क्लियर है? फिर वो चला जाता है अनुच्छेद 113 में, और अनुच्छेद 113 में दोनों प्रकार के व्यय के लिए, दोनों प्रकार के भारित व्यय और से किया जाने वाला, सारे मंत्रालयों और विभागों से, ठीक है, उनके डिमांड्स मांग लिए जाते हैं। पूरे साल भर आपकी कितनी अपेक्षाएं हैं वो मांग ली जाती हैं, और अनुच्छेद 113 में, ठीक है, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, अनुदान मांग, सारे दस्तावेज में रख दिया गया और पार्लियामेंट के सामने रख दिया जाता है। 19,78,060 करोड़ रुपया सब खुला हुआ रहेगा। मनरेगा में कितना, ग्रामीण विकास कितना, राष्ट्रीय सड़कों के विकास के लिए कितना, ठीक है, रेलवे के लिए बजटीय सहायता कितना, नाभिकीय ऊर्जा के लिए कितना, ठीक है, स्वास्थ्य योजनाओं के लिए कितना, ये सब उसमें खोल कर रहेगा। ठीक है, और दो पार्ट में रहेगा वो, एक अनुच्छेद 112 दो का ए पार्ट, अनुच्छेद 112 दो का बी पार्ट। ठीक है, और यहाँ पे संसदीय प्रक्रिया पूरी की जाएगी, और संसदीय प्रक्रिया में अनुच्छेद 112 दो का जो ए है भारित व्यय, उस पर बहस की अनुमति है लेकिन वोटिंग की अनुमति नहीं है। वो आप जितना सरकार मांगे वो पारित माना जाता है, बस सरकार मांगे। जो दो है उसके एक एक डिमांड को पार्लियामेंट से अप्रूवल लिया जाता है, और अप्रूव कराने के बाद ये चला जाता है अनुच्छेद 114 में, और अनुच्छेद 114 में जाता है तो उसको बोला जाता है विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल। और हर डिमांड को, 113 के हर मांग को यहाँ पे वैधानिक दर्जा दिया जाता है, लीगल स्टेटस। और लीगल स्टेटस जैसे पास करा लेंगे लीगल स्टेटस मिल जाएगा। और जब अनुच्छेद 114 की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो बजट को वैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाता है, और उसके बाद वो चला जाता है अनुच्छेद 114 से 111 में, और 111 में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का प्रावधान है। और चूंकि ये धन विधेयक है उस पर, इसलिए राष्ट्रपति के द्वारा अपने हस्ताक्षर उस पर नहीं रोका जा सकता, न तो दोबारा विचार करने के लिए भी भेजा जा सकता, उसको हस्ताक्षर करना राष्ट्रपति बाध्य है अनुच्छेद 111 में। और जैसे ही राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे फिर सरकार व्यय करने के लिए अधिकृत हो जाती है। ठीक है, और उसी बात के लिए लोग चुनाव जीत करके आते हैं। चुनाव जीत करके वहाँ पे कोई
धर्मार्थ चर्चा के लिए नहीं आते हैं। बजट से 19,78,000 का अधिकार मिल जाएगा, और 19,78,000 का अधिकार मिल जाएगा तो फिर साल भर हवाई जहाज से, ठीक है, हवाई जहाज से घूमेंगे और सारे जहाँ जाकर के विशेष पैकेज घोषित करते रहेंगे। इसी बात के लिए वही पावर है, प्लस कानून के माध्यम से, ठीक है। तो उसमें जाएंगे तो ये संविधान, अब यहीं पे जब अनुच्छेद 111 पूरा हो जाता है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है, तो उसके साथ एक और प्रक्रिया पूरी की जाती है। बजट पास होने में करीब लगभग 2.5 महीने का समय लगता है, 75 दिन का समय लगता है। 29 फरवरी को बजट आ गया है, पूरा मार्च चलेगा, उसके बाद बीच में बजट सेशन को रोका जाएगा कुछ दिन के लिए, और बजट के जितने डिमांड्स हैं वो सारे डिमांड्स जो मंत्रालयों से संबंधित संसदीय समितियां हैं उनको सौंप दिया जाएगा। वो हर मांग को रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करने के बाद फिर दोबारा जब संसद की बैठक होगी तो उसमें फिर से इसको पारित किया जाएगा, और ये प्रक्रिया को पूरा होने में 15 मई तक का समय लग जाता है। और इसीलिए देखेंगे कि बजट में जितने भी नए टैक्स प्रपोजल होते हैं वो सब 1 अप्रैल से लागू नहीं होता है, वो 1 जून से लागू होता है, क्योंकि पारित होने में समय लग जाता है, और जब तक पारित नहीं होगा संसद से तब तक आप उसको लागू नहीं कर सकते। तो अब यहाँ समस्या ये है कि वित्तीय वर्ष तो पिछले साल का बजटीय प्रावधान तो 31 मार्च को खत्म हो गया, अब संचित निधि से पैसा कैसे निकालेंगे? और 1 तारीख को राष्ट्रपति को सैलरी देना जरूरी है, क्योंकि महामहिम को सैलरी नहीं मिलेगा तो दुखी हो जाएंगे, जजों को सैलरी नहीं मिलेगा तो न्याय कन्हैया को पहले ही बेल दे देंगे, जेल ही नहीं जाने देंगे, पैसा सैलरी दे देंगे तो फिर उस पर विचार करेंगे, वो यही होता है ना। तो उसमें 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष शुरू हो गया, और आपके पास बजट तो अभी पारित हो नहीं पाया है। अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 111 तो पूरा ही नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, उसके तहत बजटीय प्रक्रिया के साथ ही अनुच्छेद 116 यूज होता है। इसलिए पहले हमने लिखा था अनुच्छेद 116 यूज होता है, और 16 में लेखानुदान का प्रस्ताव है, वोट ऑन अकाउंट पारित करा लिया जाता है, और इसमें कोई पॉलिसी नहीं होता है, कोई नीति नहीं, केवल पैसे खर्च करने का अधिकार प्राप्त कर लिया जाता है वोट ऑन अकाउंट में। और जब तक रेगुलर बजट नहीं पास हो जाता है तब तक इसके तहत पैसे खर्च होते हैं, और जब रेगुलर बजट पास हो जाएगा तो लेखानुदान के तहत जितने भी पैसे खर्च हुए हैं वो सब उसमें मर्ज हो जाएगा, और बजट विल बी कंसीडर्ड एज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 अप्रैल अप टू 31 मार्च, ठीक है। तो उसके साथ साथ अनुच्छेद 116 यूज होता है। उसी में जाएंगे, अनुच्छेद 115 भी है। कई बार ऐसी जरूरत पड़ेगी कि कुछ ऐसे व्यय होते हैं जिसको कि सार्वजनिक करना उचित नहीं होता है, ठीक है। कई बार सरप्लस डिमांड, किसी मंत्रालय के पास पैसा ज्यादा है और किसी मंत्रालय के पास पैसा कम हो गया, एक्सेप्शनल ग्रांट से, सरप्लस डिमांड से, ठीक है। कई सारे इस तरह के जो अनुच्छेद 115 में इस तरह का प्रोविजन किया हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद 116 में भी कुछ प्रोविजन है, ठीक है। तो ये दोनों अनुच्छेद को, तो इस तरह से बजटीय प्रक्रिया का जो संवैधानिक आधार है वो ये सारे अनुच्छेद के माध्यम से पूरा होता है। आपको जानना चाहिए, पॉलिटी में जाते हैं तो अनुच्छेद 117 को भी थोड़ा ठीक से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि 17 में वित्तीय जो प्रावधान है उसको लेकर के विस्तृत उसमें डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। तो अर्थात लेकिन ये सारा का सीधा संबंध बजट से है। अब इन संवैधानिक आधारों पर जो बजटीय प्रक्रिया शुरू हुई है उसका जो सेकेंड पार्ट है वो है परिचय, चुनौतियां और उपलब्धियां। 3 पार्ट में एक इसका इंट्रोडक्शन देखा जाता है। जैसे बजट में का जो पहला पैरा है वो रिव्यू ऑफ इकोनॉमी होता है और हर बजट में होता है। अदरवाइज सेपरेटली माने अलग से सरकार द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा आर्थिक समीक्षा जारी की जाती है। बजट से 1 दिन पहले, बजट से 1 वर्किंग दिन, कार्य दिवस पहले, कार्य दिवस होता है, बीच में अगर संडे है तो वो 1 दिन और पहले हो जाएगा। तो इसमें आर्थिक समीक्षा सरकार के द्वारा पहले ही दे दी जाती है, ठीक है, पहले दे दी जाती है। उसके बावजूद जो बजट का पहला पैरा होता है वो पहला पैरा रिव्यू ऑफ इकोनॉमी से होता है, ग्लोबल रिव्यू, डोमेस्टिक रिव्यू सब उसमें होता है, और उसके आधार पे चुनौतियों का निर्धारण होता है, अर्थव्यवस्था के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, और फिर अगले पार्ट में उन चुनौतियों का समाधान किया जाता है। और यहाँ पे जाएंगे तो वो चुनौतियों का जो समाधान है उसको ट्रांसफॉर्म इंडिया का नाम दिया गया है। और नरेंद्र मोदी के साथ सबसे अच्छी बात है कि इनके द्वारा योजनाएं दिल खोल के चलाई जाती हैं या शुरू की जाती हैं। और इस रूप में जाए तो इनको प्रधानमंत्री के साथ साथ, ठीक है,
योजना घोषणा मंत्री भी बोला जा सकता है। और इस बार भी आपके प्रीलिम्स के लिए इन्होंने कई सारा टेंशन दे दिया है। और टेंशन का मतलब ये होता है कि जब वो योजना और उसकी 3-4 विशेषताएं और वो तीनों चारों विशेषताओं पर आपसे 1 2 3 2 3 4 करके तनाव देंगे। ये हर पार्ट में कोई ना कोई योजना है। ग्रामीण विकास कोई ना कोई योजना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग योजना है, स्वास्थ्य सुविधा योजना है, हर जगह कुछ ना कुछ, स्वच्छ भारत योजना है। और कहा जाता है कि बुरा भी नहीं है क्योंकि इसमें यह आता है कि आपके पास अगर ड्राफ्ट ऑफ स्टेप्स अगर नहीं होंगे, जैसे कहा जाता है ना कि आईएएस की तैयारी की प्रक्रिया में भी हमें अपनी चुनौतियों को पहले पहचानना होगा कि हमारी चुनौतियां क्या है। उसके बाद तो उसके लिए आप कंटेंट वगैरह ढूंढते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, और जब वो हल हो जाता है तो फिर आप एग्जाम हॉल के नज़दीक पहुंच जाते हैं या एग्जाम की चुनौतियों को। उसी तरह से गवर्नेंस का भी ये पार्ट है, प्रिपरेशन ऑफ स्कीम्स। अरविंद केजरीवाल के साथ समस्या ये है कि ये 5 साल इनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कि हम मुख्यमंत्री किस बात के लिए, ये बिजली का दाम और पानी का दाम, ये अपने घर से थोड़ी, अपनी बुद्धि थोड़ी उसमें है। वो तो सरकार का रेवेन्यू है, रेवेन्यू का आप दोनों हाथ से खर्च कर रहे हैं। जो माइंड यूज करके डेवलपमेंट, तो हमें लगता है कि क्या ये जो सरकार है उसकी जो वैश्विक चुनौतियां हैं, क्या ये 5 साल में, चूंकि भारत में शासन तो इतने सारे 19,78,000 रुपये खर्च होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इस तरह से सीपीएसई, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, उनके पैसे खर्च होंगे, निजी पैसा खर्च होगा, विदेशी पैसा खर्च होगा, राज्य सरकारों के बजट से पैसा आएगा। ऑलमोस्ट 40 से 50 लाख करोड़ रुपया हर साल खर्च होगा। ये पैसे कहाँ हैं? तो कई बार लगता है निराशा कि ये पैसे पता नहीं कहाँ है। तो ये बिजली जो जल रहा है वही ये पैसे हैं, कहीं पे बिजली उत्पादन में लगा है, कहीं रोड में लगा है। तो क्या ये सरकार, इस सरकार के द्वारा जो इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं, इतनी योजनाएं खर्च की जा रही है, ये कभी जमीन पर भी दिखेंगी क्या, महसूस होंगी? तो इसमें होता है कि ये मामला भारत में सरकार के जितना दोष है उतना ही लोगों का भी दोष है। और उसमें एक डिबेट पढ़ रहे थे तो उसमें आया कि 1945 में जापान पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। ये जापानियों का रेजिलियंस था टू गेट रिवाइव्ड, कि आज जापान विश्व के विकसित देशों में से एक, विकसित देश क्या, सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति या सबसे ज़्यादा विकसित देशों में से एक है। इंडिया के साथ क्या है, सारी योजनाएं हमारे सामने पड़ी हुई हैं, लेकिन हम तब तक उसको छुएंगे नहीं जब तक कि वो घटना हमारे साथ घट ना जाए। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 1,30,000 रुपये का बीमा सुविधा, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना 2 लाख का, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2 लाख रुपए का, किसान क्रेडिट कार्ड 50,000 रुपये का। मैंने कहा जाता, पिछले बार बोला जाता था कि नरेंद्र मोदी की सरकार में जीने से अच्छा है, मैंने आप अपने जी करके अपने परिवार को जितने लाभ नहीं दे सकते हैं उससे ज़्यादा लाभ। जनधन योजना का 1 लाख कब मिलेगा? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना वाला 2 लाख कब मिलेगा? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वाला 2 लाख कब मिलेगा? ठीक है, तो सोच के देखो सबके साथ कंडीशन क्या है। तो लेकिन ये तो मजाक के लिए था, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस इस बात में है कि भारत में गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और महाराष्ट्र वगैरह के संदर्भ में जाएंगे तो न्यूक्लियर फैमिलीज वहाँ पे ज़्यादा हो रही हैं, हस्बैंड वाइफ और 2-3 बच्चे, और जो हस्बैंड है उसने सुसाइड कर लिया या हस्बैंड का देहांत हो गया। वहाँ पे हालत ये है कि उस लेडी के पास, अनपढ़ लेडी है वो, 2-3-4 बच्चे उसके पास हैं, उसको अपने हस्बैंड का दाह संस्कार करने का पैसा नहीं है। और उस लेडी को अगर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख मिल जाए, या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख मिल जाए, या जनधन योजना से 1,30,000 रुपये मिल जाए, तो उस लेडी के लिए अपने बच्चों का पालन पोषण करना कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, इस बार जो स्वास्थ्य के संदर्भ में लिया हुआ है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 1 लाख रुपया प्रति परिवार, 1 लाख रुपया स्वास्थ्य बीमा, और घर में अगर 60 साल से ऊपर का कोई वरिष्ठ नागरिक है तो 30,000 रुपये का टॉपअप। अर्थात 1 साल में पूरे परिवार में कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो वो 1,30,000 रुपये तक का स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। लेकिन समस्या ये है कि ये सारी योजनाएं कहाँ रह जाएंगी? कागजों में रह जाएंगी। और इसके लिए कौन दोषी होगा?
मैंने सरकार दोषी होगी कि जनता दोषी होगी? इसके लिए जनता में जो कहा जाए ना कि लेजीनेस, सरकार बदलने के लिए जितने हम उत्साहित होते हैं, सरकार के योजनाओं का लाभ लेने के लिए उतने ज़्यादा उत्साहित नहीं होते। अदरवाइज सरकार के द्वारा इतने काम। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इस बजट में हमने पाई, जनधन योजना तो हो गया। पोस्ट ऑफिस, भारत में 2 ऐसी संस्थाएं हैं जो हर गांव-गांव में है। एक पोस्ट ऑफिस और दूसरा प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी स्कूल हर गांव में है। और डाकघर भी 2-3 गांव पे करीब 6 लाख के आसपास डाकघर है भारत में। इस बार सरकार ने निर्णय लिया है कि सारे डाकघरों में एटीएम या माइक्रो एटीएम एस्टैब्लिश कर दिया जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा क्या हो जाएगा? एटीएम डेंसिटी बढ़ जाएंगे, और एटीएम डेंसिटी के बढ़ जाने से किसको ज़्यादा लाभ होगा? गांव वालों को, सरकार को ज़्यादा लाभ होगा। क्यों? क्योंकि गांव वाले अपने सारे पैसे उठा करके वो घर में क्यों रखते थे भाई? जब जरूरत होगा तो कौन जाएगा 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर पैसा निकालने? वो रखते थे अपने पास। अब उनको पता है कि जब जरूरत होगा तो निकाल लेंगे, तो अपने सारे पैसे उठा करके और बड़े अपना ही पैसा बड़े मेहनत से एटीएम से निकालेंगे। और जितने मेहनत से निकालेंगे उतना ही सरकार के लिए, चूंकि पोस्ट ऑफिस का पैसा सरकार के द्वारा यूज होता है, ठीक है, सरकार के लिए उतनी ही ज़्यादा पूंजी की उपलब्धता बढ़ जाएंगे। क्लियर है ये? तो ये जो एटीएम और माइक्रो, इससे एटीएम डेंसिटी बढ़ेगा, और एटीएम डेंसिटी बढ़ने से बचत को बढ़ावा मिलेगा, और बचत को बढ़ावा मिलेगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज देना भी आसान हो जाएगा। और कर्ज देना जब आसान हो जाएगा तो ये जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनमें, उनके द्वारा पूरे समग्र अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो ये कहानी आ रहा है। बजट में कई ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अब तब हमें लगता है कि इतनी सारी योजनाएं हैं और सारी योजनाओं की दिशा में कार्य है, ठीक है, तो वो जा करके अभी 21 महीना सरकार का हुआ, धीरे धीरे आते आते बिना कोई पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल झुकाव के, हम कोई नरेंद्र मोदी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। देश में कोई ना कोई प्रधानमंत्री तो होगा ही होगा, ठीक है, तो देश में हमेशा कोई ना कोई सरकार है। तो क्या थोड़े दिन बाद ये जो बेनिफिट्स है वो आम आदमी तक पहुंच पाएगा? तो कई बार ऐसा लगता है कि पहुंच जाएगा। नहीं, एक होता है फील गुड केवल गुड़गांव तक। वाजपेयी के समय में फील गुड इसलिए फेल हुआ, प्रमोद महाजन का स्लोगन था वो फील गुड पिपली गांव तक नहीं पहुंचा था। कहाँ रह गया था? गुड़गांव में रह गया था। इस बार वाला फील गुड हो सकता है कि धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाए? गांव में। हम लोग ऑफिस में बैठते हैं, बहुत सारे ऑफिस के फ़ोन पे स्टार्टअप, बहुत सारे यूथ हैं जो आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं। वो सब क्या सोच रहे हैं? रोजगार लेने के बदले रोजगार देना, और देने के लिए क्या कर रहे हैं? वो स्टार्टअप। और स्टार्टअप के तहत कर्ज भी है, 3 साल का प्रॉफिट पे 3 साल, कर में छूट भी है, कई तरह के छूट दे दिया स्टार्टअप। अब ये सब लोग स्टार्टअप करेंगे तो अपने साथ 2-4 लोगों को जोड़ लेंगे, तो सरकार के रोजगार देने का जो टेंशन है वो टेंशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आउटकम आ जाएगा। उसी में पैरा चेंज करके लिख दीजिए समीक्षा, चुनौतियां, समीक्षा, चुनौतियां और फिर उपाय। समीक्षा, चुनौतियां और उपाय। और उपाय का हेडिंग है क्या? ट्रांसफॉर्म इंडिया। ठीक है, ट्रांसफॉर्म इंडिया। अब समीक्षा में जाएंगे तो ग्लोबल संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किया है और आईएमएफ ने किया है, जिसका उल्लेख बजट में इन्होंने किया है। जो वर्ष 2014 में जो वैश्विक जीडीपी ग्रोथ 3.6% का था, और 2015 में यह घट करके 3.1% हो गया। ठीक है, इस स्थिति में भारत का जीडीपी ग्रोथ 7.6% है, और इस 7.6% को आईएमएफ के द्वारा 7.6% के संदर्भ में आईएमएफ के द्वारा इस वैश्विक मैप पर भारत को एक ब्राइट स्पॉट, चमकता हुआ स्पॉट को क्या बोलेंगे? ब्राइट स्पॉट के रूप में रेखांकित किया गया है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या बोलेंगे? असाधारण माना गया है। ठीक है,
वैश्विक ओपिनियन है, और फिर इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है उस संदर्भ में जब सरकार ये देखती है कि हमें विरासत में क्या मिल और उस विरासत को हमने कहाँ पहुँचाया, तो इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है। लेकिन फिर वही बात है कि सेटिस्फाई होने के लिए, कोई विकास के संदर्भ में संतुष्ट होने के लिए जगह नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में चुनौतियों की पहचान और चुनौतियों को दूर करने के लिए उपाय, ठीक है। तो उसी में एक सेंटेंस वर्ष 2014 में वैश्विक जीडीपी ग्रोथ रेट, वर्ष 2014 में वैश्विक आर्थिक विकास दर 3.6%, जबकि 2015 में यह घटकर कितना हो गया? 3.1%। 3.1%, क्या लिखे? 3.1%। देखो, भारत में वर्ष 2015-16 में 7.6% की आर्थिक विकास दर हासिल हुई है। द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अचीव्ड इज 7.6%। देखो, इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को क्या बोलेंगे? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, इसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा असाधारण माना गया है। असाधारण तथा आईएमएफ के द्वारा भारत को कमजोर वैश्विक पृष्ठभूमि में ब्राइट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। ब्राइट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। अब देखो, इसमें क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस किस बात में है? जैसे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बहुत सारे इंटरव्यू चल रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि सरकार की उपलब्धि बताइए, आपको क्या लगता है कि सरकार ठीक से काम कर रही है, तो आप सीधा एक सेंटेंस शुरू करेंगे। कहीं जनधन वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है कि वहां से बजट 2016-17 के अनुसार आईएमएफ के द्वारा भारतीय विकास को इस रूप में, भारतीय अर्थव्यवस्था को इस रूप में, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा भारतीय विकास दर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी माना गया है। जो सारे उपायों, सारी उपलब्धियों का जो कंक्लूजन है, उसको आईएमएफ के द्वारा और द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस रूप में दिखाया गया है। और भारत का जो जीडीपी ग्रोथ है वो विश्व में अन्य सभी देशों की तुलना में सबसे ज़्यादा है। क्लियर है? ये चीज़ इतना ही सफिशिएंट है। और एक्सप्लेनेशन अगर पूछते हैं तो नहीं कोई बात नहीं, जीडीपी ग्रोथ का आम आदमी से क्या लेना देना, तो फिर आप खुल जाइए कि वहाँ से आम आदमी के संदर्भ में भी जाएंगे तो पहले के बजट में भी और वर्तमान बजट में भी कई सारे प्रावधान हैं, जैसे स्वास्थ्य के संदर्भ में, खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में, रोजगार के संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में कई सारे प्रावधान हैं। 2-3 प्रावधान बोल दीजिए, उसके बाद वो आपसे नहीं पूछेंगे। ठीक है, पूछेंगे तो अब बोलते रहिए, 10 मिनट बाद वो आपको छोड़ देंगे। ठीक है, यही होगा ना? ऐसा तो होगा नहीं कि 2-3 घंटा बिठा कर रखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे है कि 7.6% का जीडीपी ग्रोथ रहा। पैरा चेंज करके देखो, यह उपलब्धि एवं अन्य उपलब्धि पिछले सरकार की कमजोर विरासत के बावजूद हासिल हुई है। पिछले सरकार के कमजोर विरासत के बावजूद हासिल हुई है। जैसे
अब पिछले सरकार में जाएंगे तो जो जीडीपी ग्रोथ रहा, सकल घरेलू, इसको एक पॉइंट्स में लिखना होगा इस तरीके से, पिछले सरकार की जो उपलब्धियां उसमें इन्होंने क्या जोड़ा अपनी तरफ से, और उसमें जाएंगे तो पिछले सरकार के में 6.3%, पिछले सरकार में जीडीपी ग्रोथ, विकास दर 6.3% रही, जो वर्तमान में बढ़कर कितना हो गया 7.6%। उसी में सीपीआई आधारित, सेकंड पॉइंट, सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति, आधारित मुद्रास्फीति 9.4%, आधारित मुद्रास्फीति 9.4%, जो इस सरकार में घटकर 5.4%। देखो, इससे आम जनता को राहत मिली है, उसी में लिख दीजिए, सेंटेंस लिखिए उसमें, इससे आम जनता को राहत मिली है। क्या प्रैक्टिकल मीनिंग है इसका, इस सेंटेंस का? देखो, मुद्रास्फीति का जो सामान्य मीनिंग है वो महंगाई है, सामान्य मीनिंग उसका महंगाई है। पहले जो मुद्रास्फीति जिसका उपयोग किया जाता था वह WPI पर आधारित हुआ करता था, थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है, और मुख्य मुद्रास्फीति। और थोक मूल्य सूचकांक में जाएंगे तो उसका 100 के जो 100 उसका सूचकांक था, उस सूचकांक में करीब 65% मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को वेटेज दिया गया था, विनिर्मित उत्पादों की को उसमें भारांश मिला हुआ था 65%। उसके बाद ईंधन, जो फ्यूल, ठीक है, जो फ्यूल होते थे, ईंधन होते थे, वो करीब 14-15% के आसपास होते थे। और इस तरह से इंडस्ट्रियल गुड्स में जाएंगे तो ऑलमोस्ट 80% के आसपास WPI में, थोक मूल्य सूचकांक में, इन वस्तुओं का भारांश होता था। तो आम जनता के पास पहुंचता था 2-3 महीने बाद, ठीक है। तो इसलिए आप थोक मूल्य सूचकांक के उसमें जो भारांश दिया गया उसी से क्लियर है कि आम आदमी की जरूरत की चीज़ें उसमें केवल 20% थी, जो प्राथमिक उत्पाद का भारांश केवल 20% था, और 80% आम आदमी से दूर की चीज़ें थी उसमें। इसका मीनिंग हुआ कि थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर जो मुद्रास्फीति ज्ञात की जाती थी, ठीक है, उसके बढ़ने या घटने का आम आदमी से ज़्यादा संबंध नहीं होता था। 1 अप्रैल 2014 से उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन के अनुसार सरकार ने, RBI ने, सरकार ने जो CPI कंबाइंड, CPI संयुक्त, रूरल प्लस अर्बन के आधार पर आकलित मुद्रास्फीति को, ठीक है, मुख्य मुद्रास्फीति के रूप में मान लिया, और मौद्रिक नीति का आधार भी यही हो गया। और इसमें जाएंगे तो ऑलमोस्ट 50%, 49%, 49 पॉइंट कुछ % प्राथमिक वस्तुओं को भारांश दिया हुआ है। उसमें प्राथमिक वस्तुओं की भागीदारी है, फिर सेवाओं की भागीदारी है, इस तरीके से। अर्थात CPI के बास्केट में जो वस्तु सेवाएं हैं वो आम आदमी के नज़दीक है। तो इसमें मूल्य में वृद्धि, इस CPI में के आधार पे अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है तो उससे आम आदमी सीधे प्रभावित होगा। सब्जियों के दाम बढ़ेंगे, ठीक है, घर में प्याज का दाम बढ़ेगा, घर में सब्जी में प्याज की भागीदारी कम हो जाएगी, दाल का दाम बढ़ेगा, सब्जी चावल से ही काम चल जाएगा। तो सीधे प्रभाव होता है, ठीक है। और यहाँ जाएंगे तो UPA सरकार के 3 साल तक CPI आधारित मुद्रास्फीति लगभग 9.4% के अराउंड रही, जबकि इस सरकार में जाएंगे तो CPI आधारित मुद्रास्फीति घट करके कहाँ पहुँचा हुआ है, 5.4% पे। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होगा कि बाजार में आम आदमी से संबंधित जो वस्तु सेवाएं हैं उनके मूल्य कम है, और इससे आम आदमी का जीवन सरल हो गया है। इसका, इस पॉइंट का ये प्रैक्टिकल मीनिंग है। CPI आधारित मुद्रास्फीति, PT के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे, CPI आधारित मुद्रास्फीति आम आदमी के ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि उसमें जो भागीदारी दी गई है वो आम आदमी की वस्तुओं की भागीदारी और सेवाओं की भागीदारी ज़्यादा है, ठीक है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर की भागीदारी कम है। और जबकि WPI में जाएंगे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की भागीदारी ज़्यादा है, आम आदमी की वस्तु
कम है, सेवाएं तो उसमें होती ही नहीं है। क्लियर है? तो ये इसका ये पॉइंट है। उसके बाद जाएंगे नेक्स्ट जो इन्होंने दिया कि इनके दौरान जैसे यूपीए सरकार में जाएंगे, विदेशी फ्रंट पे एक समय चालू खाते का घाटा बढ़कर के 4.8% के आसपास पहुंचा हुआ था। 88 बिलियन यूएस डॉलर चालू खाते का घाटा था। और चालू खाते के घाटे का मीनिंग होता है कि जितने पैसे आपके पास आ रहे हैं देश के अंदर, उससे 88 बिलियन यूएस डॉलर आपको ज़्यादा देना है। तो रुपया हो, गांधी जी हो तो उनको तो छाप लें, ठीक है। जो फ्रैंकलिन, डॉलर पे किसका फोटो है? फ्रैंकलिन का। उसको कैसे छापेंगे? वो तो आपके पास दो ही उपाय हैं। एक उपाय है आईएमएफ से कर्ज लेना या विदेशी निवेश की अनुमति देना। ममता बनर्जी ने विदेशी निवेश को होल्ड करके रखा हुआ था। अब सरकार के पास कोई उपाय नहीं था। एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था, भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था को अगर अपने विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आईएमएफ से कर्ज लेना पड़े तो ये भारतीय आर्थिक सुधारों पर बिग क्वेश्चन मार्क है।